वेलकम गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो कि आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस याद रखिए ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि याद रखिए इस क्लास में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। बेशक यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है राइट आंसर, मतलब यहाँ पर आपको राइट आंसर भी दिया गया है। अगर आप चाहो तो सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज़ केवल यहाँ पर ध्यान से समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए, अगर हम बात करते हैं दक्षिणी भारत में नींबू के लिए उपयुक्त मूल वृंत क्या होता है। याद रखिएगा, जब भी हम कोई ग्राफ्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, बडिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, दो, एक सांकुर होती है और एक होती है मूल वृंत। सांकुर शाखा ऊपर साइड होती है और एक होती है नीचे साइड, जिसे हम बोलते हैं मूल वृंत। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो रूट स्टॉक होता है, जो मूल वृंत होता है, ये सबसे उपयुक्त कौन सा माना गया है नींबू के लिए। तो याद रखिए वो होता है रंगपुर लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि सफ़ेद गुलाब की प्रजाति कौन सी है, तो वो होती है, याद रखिए, तुषार। सफ़ेद गुलाब की प्रजाति तुषार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, तरबूज की अर्कामानी किसके प्रति प्रतिरोधी होती है। अब याद रखिए, एक तो होती है प्रतिरोधक क्षमता और एक होती है सहनशील क्षमता। ठीक है, तो सहनशील का मतलब होता है उसे सहन कर लेगा, रोग तो होगा उसमें लेकिन उसमें सहन कर लेगा। ठीक है, तो और अगर एक हम बात करें प्रतिरोधी, मतलब याद रखिए ऐसा कोई किस्म है, ऐसी कोई वेराइटी है, ऐसा कोई ह्यूमन है जिसमें वो रोग होता ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई से भी समझ सकते हो, मान लीजिए ऐसी कोई वेराइटी है जिसमें वो रोग होता ही नहीं है, वो होता है प्रतिरोध। और वो अगर बात कर रहे हैं सहनशील, तो सहनशील का मतलब है उसमें रोग तो होगा लेकिन उससे उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो उसको सहन कर लेगा। ठीक है, दोनों में समझ आ गया कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है तरबूज की अर्कामानिक किस्म किससे प्रतिरोधी होती है। तो याद रखिए सभी के प्रति, पाउडर मिल्ड्यू, डाउन मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज के प्रति क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, स्कार मार्कर तकनीकी किस फल वृक्ष से संबंधित है। याद रखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी नया क्वेश्चन आपके लिए कि स्कार मार्कर तकनीक किस फल वृक्ष से संबंधित है, तो होती है, याद रखिए, खजूर से। अगर हम बात करते हैं सेब के लिए अल्ट्रा ड्वार्फ मूल वृंत, तो वो होता है, याद रखिए, M27। वैसे याद रखिए ड्वार्फ रूट स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो M9 भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछा है अल्ट्रा। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रो पूछा गया है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा, M27। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, खाद्य पदार्थ जिसमें सर्वाधिक विटामिन ए होता है। तो यहाँ पर याद रखिए विटामिन ए की जब भी हम बात करेंगे तो आपको डायरेक्ट वो पॉइंट याद आ जाना चाहिए कि जितने भी जो, याद रखिए, येलो कलर के जितने भी जो फ्रूट होते हैं, जो पीले कलर की जो फ्रूट होते हैं, उन सभी में क्या होता है, याद रखिएगा, विटामिन ए कंटेंट पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो गाजर है, याद रखिए गाजर में सबसे ज़्यादा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इसी में पाया जाता है। वैसे याद रखिए आम हुआ, पपीता हुआ, इन सभी में क्या होता है, विटामिन ए की मात्रा भी अच्छी खासी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया कि उष्ण जलवायु का फल वृक्ष कौन सा है। उष्ण जलवायु का फल वृक्ष कौन सा है, तो याद रखिए आम, केला और पपीता, ये तीनों ही क्या है, याद रखिए, उष्ण जलवायु के पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि आम की किस किस्म में सर्वाधिक द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प पाए जाते हैं, तो वो होती है, याद रखिए, लंगड़ा। कितने परसेंट, 69%। सर्वाधिक द्विलिंगी पुष्प किसमें पाए जाते हैं, लंगड़ा में। कितने, 69%। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि तरबूज की संकर किस्म कौन सी है। जो हाइब्रिड वेराइटी होती है तरबूज की, वाटरमेलन की, वो कौन सी होती है, तो यहाँ पर याद रखिए वो होती है अर्का ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, चिकन टंग जो एक फिजिकल डिसऑर्डर होता है, ये किसकी कमी से होता है या किस फल में होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो याद रखिए ये होता है लीची में। किस में होता है, चिकन टंग फिजिकल डिसऑर्डर, ये होता है लीची में होता है। अगर हम बात करते हैं हेटेरोस्टाइली, अब याद रखिए एक होता है हेटेरोस्टाइली। हेटेरो का मतलब होता है, यहाँ पर याद रखिए, जो एक तो होता है नर भाग, एक होता है मादा भाग। स्टाइल और स्टिग्मा का नाम तो आपने सुना होगा, पुष्प की संरचना आपने जब भी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा स्टाइल और स्टिग्मा, वर्तिका और वर्तिकाग्र, या फिर पुंकेसर आपने सुना होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें याद रखिएगा जो स्टाइल या स्टिग्मा होती है, इन दोनों में क्या होता है, जब भी ये मैच्योर होते हैं उन दोनों का डिफरेंस टाइम होता है, मतलब एक साथ ये परिपक्व नहीं होते। मतलब अगर मान लीजिए नर पहले पकड़ा है तो मादा वाला जो पार्ट है वो बाद में मैच्योर होगा, बाद में वो परिपक्व होगा, जिससे क्या होगा, आपस में वो क्या नहीं कर पाएंगे,
पोलिनेशन की क्रिया नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या होगा, परागण संभव नहीं होगा। तो इसी क्रिया को याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, विषम वर्तिकाग्र बोलते हैं। और ये मुख्यतः जो समस्या होती है याद रखिए, ये देखी जाती है अनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो सेब होता है, याद रखिए सेब को फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि अंगूर का निमेटोड रोधी मूल वृंत कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि अंगूर का निमेटोड रोधी मूल वृंत कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं रूट स्टॉक की तो होता है, याद रखिए, डोगरीज और साल्ट क्रीक। ये दोनों ही क्या होते हैं, याद रखिए, अंगूर के क्या होते हैं, रूट स्टॉक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया प्रमालिनी। तो प्रमालिनी याद रखिएगा, ये कागजी नींबू की वेराइटी होती है। किसकी होती है, कागजी नींबू की वैरायटी होती है। और अगर मैं बात करूं चक्रधर, तो आप किस बताओगे कि चक्रधर किसकी होती है। तो चक्रधर याद रखिए एक बीज रहित किस्म होती है। किसकी होती है, लाइम की होती है, नींबू की होती है। किसकी होती है, नींबू की होती है। कौन सी, चक्रधर, बीज रहित वेराइटी होती है। प्रमालिनी कागजी नींबू की वेराइटी होती है। अंगूर का याद रखिए मुख्य मूल वृंत कौन सा है, अगर आपको ये पूछता है तो आप क्या बताओगे, साल्ट क्रीक है। साल्ट क्रीक याद रखिए, आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि साल्ट क्रीक किसका मूल वृंत होता है। तो आपको ध्यान रखना है अंगूर का होता है। किसका होता है, अंगूर का होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि नींबू वर्गीय फलों में गमोसिस रोग का कारण क्या होता है। तो याद रखिए गमोसिस रोग की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि भूमि की सतह से 2 मीटर ऊंचाई पर वृक्षों को काटने की कला क्या कहलाती है। क्या कर रहे हैं, याद रखिएगा, जो पौधा है उसके 2 मीटर की ऊंचाई से जो उसका तना है, याद रखिए उसकी लंबाई मतलब 2 मीटर की जब हो जाती है तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे काट दिया ऐसा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, याद रखिए, इसे हम बोलते हैं पोलार्डिंग। याद रखिएगा 2 मीटर की ऊंचाई से उसके तने को काटना क्या कहलाता है, पोलार्डिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि गुलाब का पुष्प होता है किस प्रकार का होता है, कट फ्लावर होता है, ल्यूज फ्लावर होता है, दोनों होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जब भी हम बात करेंगे गुलाब की तो गुलाब का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि ये कट फ्लावर होता है। किस प्रकार का होता है, कट फ्लावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि G9 एक उत्तक संवर्धन तकनीकी किस्म है। याद रखिएगा G9 किसकी किस्म होती है, ये केले की होती है। और ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा ये NCERT की बुक में आपको दे रखा है कि जो G9 है, जो वेराइटी सबसे पहले तो होती किसकी है, याद रखिएगा ये होती है किसकी, केले की होती है। या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो G9 जो वेराइटी होती है केले की, इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको स्पेशली याद रखना है, याद रखिए इसमें उत्तक संवर्धन के द्वारा ही इसमें प्रवर्धन किया जाता है। किसके द्वारा, उत्तक संवर्धन के द्वारा ही इसमें प्रवर्धन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि पौधे के किस आर्थिक भाग से लौंग प्राप्त होती है। तो याद रखिए लौंग अगर बात करेंगे प्राप्त होने की तो ये प्राप्त होती है फूल कलिका से। किससे प्राप्त होती है, लौंग फूल कलिका से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पादप वृद्धि नियामक एंटी जिब्रेलिन्स की भूमिका निभाता है। अब याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है इस क्वेश्चन में कि कुछ बुकों में याद रखिए एब्सिसिक अम्ल को दे रखा है, कुछ बुकों में इथाइलिन को देखा, इथाइलिन नहीं बल्कि साइटोकाइनिन को दे रखा है। तो अब आप इसे आप कंप्लीट करिए। अगर आपको लगता है कि सर जी ये राइट आंसर है तो आप इसे जल्दी से बताइए कि जो एंटी जिब्रेलिन्स की है ये क्रिया किस में होती है, साइटोकाइनिन में या फिर एब्सिसिक अम्ल में। थोड़ा सा डाउट है इसमें, तो इसे आप क्लियर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर जी हमें बिल्कुल 100% राइट है। ये NCERT बुक में दे रखा है कि एंटी जिब्रेलिन्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पर, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि पल्सिंग संबंधित है। तो पल्सिंग क्रिया किसमें करते हैं, याद रखिएगा ये करते हैं हम कट फ्लावर में। पल्सिंग क्रिया किसमें करते हैं, याद रखिएगा कट फ्लावर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि फ्लावर्स को तुड़ाई के बाद ओवरनाइट। याद रखिएगा अब पल्सिंग किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर टर्म को समझाया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्ट अगर आपको समझाने की बात करूँ तो याद रखिए जब हम फूलों को तोड़ लेते हैं तो उसकी जो वेज लाइफ होती है, मतलब उसकी जीवन चक्र होता है, उसको बढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसी को हम बोलते हैं पल्सिंग।
जीवन चक्र को बढ़ाने के लिए जो क्रिया की जाती है या फिर एक घोल में इसको डुबाया जाता है जो पुष्प होता है उसको, ताकि वो जल्दी से ख़राब नहीं हो, और इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, पल्सिंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया कि डाई बैग साधारणतः किस में होता है। तो डाई बैग याद रखिए, अगर हम बात करते हैं डाई बैग, तो ये मुख्यतः याद रखिए गुलाब में भी होता है। आपने देखा होगा नींबू वर्गीय फलों में तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये गुलाब में भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि डाई बैग एक मुख्य रोग होता है, किसका होता है, गुलाब का होता है। और याद रखिए एक आपने पढ़ा होगा हार्डवुड कटिंग, ठीक है, अंगूर में आपने पढ़ी होगी, तो हार्डवुड कटिंग के द्वारा भी याद रखिए गुलाब में परिवर्तन किया जाता है। इतना सा याद ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपस में यार रिलेटेड कर लिया करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाए। आपके भी याद रखिए एक क्वेश्चन जैसे ही आप क्लियर करो उसके साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पता चल जाए। ऐसे याद किया करो, तब आपकी एग्रीकल्चर कंप्लीट मानी जाएगी। ऐसे नहीं कि बस आपको क्वेश्चन आ रहा है तो मतलब आपकी एग्रीकल्चर कंप्लीट है, ऐसे नहीं होगा भाई, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एग्रीकल्चर को कोई लिमिट नहीं है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि टमाटर की रोमा किसमें कहाँ से आयातित की गई है, मतलब कहाँ से इंट्रोड्यूस्ड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें ये यूएसए से लाई गई है, वहाँ से ही इंट्रोड्यूस इसे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे टमाटर के फलों में दरार, मतलब वो जो फल फटने की जो समस्या होती है वो किसके कारण होती है। तो याद रखिए आप फल फटने की जो समस्या होती है लगभग जितनी भी क्रॉप आपको दे रखी है, जितने भी फल आपको दे रखे हैं, सभी में बोरोन तत्व की कमी से होती है। अगर आपको पूछता है फलों का फटना किस तत्व की कमी से होता है, डायरेक्ट आपको बिना सोचे समझे बताना है बोरोन की कमी से। फलों के फटने की समस्या बोरोन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि कद्दू वर्गीय पौधों में पुष्पन हेतु प्रेरण, मतलब याद रखिए ये पुष्प की क्रिया को बढ़ा रहा है। इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब होता है जो पुष्प की संख्या को बढ़ाना, उसे इंड्यूस करना। ठीक है, इंक्रीज करना आप समझ सकते हो, इंड्यूस से इंक्रीज आप याद रखिए, मतलब पुष्पों की संख्या को बढ़ाना क्या कहलाता है, इंड्यूस कहलाता है। तो अब यहाँ पर आते हैं कि ये क्या पूछ रहा है कि जो कुकुरबिट्स है या जो कद्दू वर्गीय पौधे हैं उनमें अगर आपको पुष्पों की संख्या बढ़ानी है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे। तो याद रखिए हम यूज़ करेंगे नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित याद रखिए हैदराबाद में। केंद्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित याद रखिए हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि अभी ये क्वेश्चन आपको करवाया था कि याद रखिए आप पीले रंग के फल और सब्जियों में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। याद रखिएगा आम और पपीता किस प्रकार के होते हैं, पीले कलर के होते हैं। पीले कलर के हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन होगा, विटामिन ए कंटेंट होगा। इनमें आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको तो पता होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, इनको तो बिना सोचे समझे बस रट लो, हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि बिना निषेचन की क्रिया के अंड कोशिका से भ्रूण का विकास होना क्या कहलाता है। याद रखिएगा एक हम पूछते हैं कि बिना निषेचन के फल का विकास होना, ये 2 टर्म होती है। याद रखिएगा दोनों ही आपको एग्जाम में पूछ सकती है, मतलब पूछी जाती है कि एक तो बिना निषेचन के फल का विकास होना क्या कहलाता है, और एक पूछता है कि बिना निषेचन के अंड कोशिका से भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। तो अब आप क्या बताओगे, एपोमिक्सिस बिल्कुल नहीं है, पार्थेनोजेनेसिस, ओव्यूलेशन, कायिक प्रवर्धन। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो पार्थेनोजेनेसिस होगा। क्यों, क्योंकि याद रखिए एपोमिक्सिस क्या होती है। तो एपोमिक्सिस का मतलब याद रखिएगा यहाँ पर होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ process by which a fruit develop without fertilizer not involve meiosis. As a result is the fruit seedless. और पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पार्थेनोकार्पी इज द प्रोसेस बाय विच ए फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, एज द रिजल्ट फ्रूट इज सीडलेस। ठीक है, पार्थेनोकार्पी में क्या होता है याद रखिएगा, सीडलेस बीज, मतलब जो फल होता है वो सीडलेस होता है। और इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, केला होता है उसमें वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। ठीक है, वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किस में पाई जाती है, केले में पाई जाती है। केला याद रखिए एक बीजपत्री होता है। किस प्रकार का होता है केला, एक बीजपत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि आलू का कौन सा कीट खेत व भंडारण दोनों जगह आक्रमण करता है। तो वो कौन सा कीट होता है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, वो खेत में भी नुकसान पहुंचा रहा है और भंडारण, जहां पर हम कोई आलू को स्टोर कर रहे हैं, जहां पर उसे रखते हैं वहां पर हम भंडारण करते हैं। मान लीजिए आगे के समय के लिए उसकी आपूर्ति करने के लिए
अगर मान लीजिए वो आलू ही ख़राब हो जाए तो हमारे क्या होगा, बिल्कुल हमारी इनकम, जो हमारी इनकम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जो अर्निंग का सोर्स है वह अगर वही डैमेज हो गया तो हमारा तो कोई वैल्यू नहीं है, हमारे जितनी भी जो मेहनत की है वो बेकार चली जाएगी। इसलिए याद रखिएगा कि इसमें ऐसा रोग कौन सा होता है। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि इसमें होता क्या है ऐसा, कि ये तो खेत में भी नुकसान पहुंचाता है और जब हम इसे स्टोर करते हैं तब ये नुकसान पहुंचाता है। तो वो कौन सा होता है, पोटैटो ट्यूबर मोथ होता है। वो कौन सा होता है, पोटैटो ट्यूबर मोथ होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो नोट आपको लिखा रहा है कि आलू का ट्यूबर मोथ, चना का धोरा जिसे हम पल्स बीटल कहते हैं, ग्रेन मोथ, साइटोट्रोगा, सीरियला एंड शकरकंद का घुण मतलब स्वीट पोटैटो फ्यूविल, ये सभी क्या होते हैं, याद रखिए खेत व भंडारण दोनों जगह है क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा उद्यानिकी वर्ष किस वर्ष घोषित की गई थी। तो याद रखिए अगर हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा तो 2012 में। कब घोषित की गई थी, 2012 में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको अच्छे भी लगे होंगे। आई थिंक आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे। ठीक है, घर पर रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, दूरी मेंटेन कीजिए और एंजॉय कीजिए।